चलिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है पार्ट 2 चलेगा आपका, पार्ट 2 पार्ट 1 ऐसे करके बना रहा हूँ मैं, क्योंकि लगातार नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और सोच रहा था मैंने महामैराथन बनाऊँ, सिचुएशन ऐसा बन नहीं रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को नाराज़ करके मैं अपने आप को खुशी मनाऊँ। तो हम इसलिए मैंने छोटा छोटा पार्ट करके लाया है। इसे वीकली ऐड भी कर दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, और जल्द ख़त्म हो जाएगा। आज से कल तक मैं ख़त्म कर दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़, आप सपोर्ट करते हैं तभी अच्छा लगता है, और आप हैं तो वही हम हैं। देखिए, फेफड़ा को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो जैसे ही फेफड़ा को ढकने वाला आवरण की बात होगा, प्लूरा, क्या कहेंगे? प्लूरा, प्लूरा कहेंगे, प्लूरा कहेंगे। तो प्लूरा क्या है भाई? तो फेफड़ा जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो फेफड़ा है, फेफड़ा रहने से क्या हो जाएगा? फेफड़ा पे मार देंगे तो समझिए कि गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? हो जाता है। लेकिन फेफड़ा को ढकेगा, बचाता है कि नहीं? कभी कभी देखते हैं लग जाता है, चोट लग जाती है। जो बचाव करता है हमारे फेफड़ा को, वो उसी आवरण को कहते हैं प्लूरा। कुछ अपने लैंग्वेज में समझाना ज़्यादा आसान होता है ना, तो इसलिए। जैसे देखिए, दांत जो है मुख्य रूप से बने होते हैं, तो दांत जो मुख्य रूप से बने होते हैं उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे डेंटाइन। तो डेंटाइन कहने का मतलब ही होता है कि दांत का बना हुआ जो हिस्सा होता है, दांत जो मुख्य रूप से बने होते हैं उसी को कहते हैं डेंटाइन। अब डेंटाइन अगर कहते हैं तो दांत का शिखर जो बना होता है, ऊपर की ओर जो शिखर होते हैं वो बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं पता है? एनामेल कहते हैं। तो दांत के शिखर का बनना एनामेल कहेंगे। ये सवाल। अब देखिए, इसमें जो आपको ध्यान देना होगा, क्यों देना होगा? क्योंकि हम आगे चल के बताएंगे कैसे। तो देखिए, टेंटन ऐसे बोलते हैं, और डेंटन कहीं कहीं दे देता है, तो ध्यान रखना होगा। तो टेंटन जोड़ता है, तो टेंटन जो है, टेंटन ऐसे होते हैं, टेंटन जोड़ता है पेशी और हड्डी को जोड़ता है। पेशी और हड्डी के बीच बॉन्ड जो बनाता है, जोड़ता है, तो उसे हम टेंटन कहेंगे। अब टेंटन तो हम जान गए, अब हड्डी को जोड़ता है, हम एक फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा लिगामेंट। तो लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है किसको? अस्थि को, मतलब हड्डी को जोड़ती है। ये समझ गए? तो टेंडन अगर आ जाए, टेंडन आ जाए, तो हम समझ जाएंगे पेशी और हड्डी के बीच बॉन्ड है। और अगर लिगामेंट आ जाए, तो लिगामेंट आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे हड्डी को जोड़ता है, हड्डी के बीच बॉन्ड बनाता है। ये हो गया। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, 90% होता है। सोचिए, प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% आपको मिलेगा क्या? जल की मात्रा मिलेगा। अब अनुवांशिक इकाई है, तो अनुवांशिक का मतलब ही होता है जीन का इकाई है। अनुवांशिक, जेनेटिक आप जानते हैं, है ना? तो अनुवांशिक का मतलब ही होता है जीन का इकाई माना जाता है अनुवांशिक, क्योंकि हमारे जीन जो होते हैं ना कि हमारे जीन ये हैं, हम इस जीन से पैदा हुए हैं, हमारा अनुवांशिकता ये है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। समझ गए? जीन मतलब समझ गए, हमारा वंशज इसी को तो कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जीन है, अब जीन के बारे में भी जान लीजिए भाई। जीन जैसे कि होता ही है कि डीएनए का एक भाग होता है, तो जीन का मतलब ही होता है कि डीएनए का एक भाग है आपका, तो डीएनए का हिस्सा है हमारा। जैसे ब्लड बोलते हैं ना, ब्लड रिलेशन है, तो उसी तरह जीन जो है वही है, डीएनए का एक भाग है। अब देखिए, जीन अवस्थित होता है, तो जीन जैसे ही अवस्थित होता है गुणसूत्र में होता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। समझ गए? तो क्रोमोसोम कहते हैं। जो टेबल जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो स्पेशली एक पोस्ट मैंने किया है साइंस का, वो स्पेशली रेलवे जो भी ऑल एग्जाम के लिए वो मैंने किया है, जिनका स्पेशल साइंस है उनके लिए भी मैंने बीपीएससी 4 के लिए करवाया है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिएगा बिडल व टैटम ने। तो टैटम और बिडल दो व्यक्ति थे, दो वैज्ञानिक हैं जो सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए हैं। कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो एक एंजाइम एक जीन का प्रतिपादित किए हैं। अब सबसे अच्छा सवाल है कि जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? बता सकते हैं? जोहान्स है। और भी सवाल क्या है, पूछता है कि कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ जो है क्या है? तो डीएनए है। तो अनुवांशिक अगर बात करें कि कोशिका जो सेल होता है, सेल में जो हम पाया जाता है वो अनुवांशिक पदार्थ, उसे क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। इतना क्या? चलिए, अब बात करते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं,
मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अगर पूछे कि किसने दिया तो बताइएगा वाटसन और ग्रिक ने दिए थे, ग्रिक जी दिए थे। तो वाटसन व ग्रिक दोनों ने मिलकर दिए थे। तो वाटसन व ग्रिक जो हैं क्या बोले थे कि डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल को बताए थे कि डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, कौन किए थे पता है? खुराना जी किए थे। खुराना जी किए थे। तो ये खुराना जो थे, याद रखिएगा, खुराना जी जो हैं वो बताए कि डीएनए का ये जो सर्वप्रथम जो है अपने आप में अपनी प्रयोगशाला में वो संश्लेषण किए थे। तो इसलिए इनका नाम बहुत जरूरी होता है, खुराना जी। तो जैसे डीएनए का संश्लेषण की बात करेगा तो खुराना जी को याद करेंगे। देखिए इसमें पूछ रहा है कि माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होता है, तो गुणसूत्र द्वारा तो होता है, क्रोमोसोम के द्वारा तो होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अगर माता पिता का जो गुण हमारे अंदर आता है वो किसके कारण? गुणसूत्र के कारण आता है, गुणसूत्र द्वारा होता है। अब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो कितना होता है? 23 जोड़ी का होता है। मनुष्य में अगर पूछे द्विगुणित जो क्रोमोसोम होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो 23। जैसे देखिए मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या अगर पूछे तो 46। तो मानव में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं XY का अंतर होता है। तो मानव नर में अगर गुणसूत्र पूछे तो XY बताइएगा, ये नहीं कि महिला में बता दीजिएगा, ठीक है? तो XY बताइएगा। लड़का पैदा होता है जब बच्चे में XY गुणसूत्र होते हैं। तो लड़का कब पैदा होगा? जब XY गुणसूत्र मिले होते हैं। सिंपल सवाल, इस समय उतना जानकारी की जरूरत है नहीं आपको, जो सवाल पूछे उसका डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? पिता का जो है जरूरी होता है। पिता का गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम कहिए, गुणसूत्र कहिए, उत्तरदायी होता है। तो ये सवाल पूछता है कि अगर बच्चों में लिंग निर्धारित हो रहा है तो हम सिंपली समझते हैं कि पिता का ये क्रोमोसोम का असर है, तो पिता का होना चाहिए। ठीक है, क्रोमोसोम उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। ये सवाल है। ये सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन रेलवे पूछा है आपका, और आपका साइंस का स्पेशली बिहार बीपीएससी जो दे रहे हैं वो भी पूछे। तो 1 to 5 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, घुमाया है, 5 ऑप्शन में पूछा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक सामान्य मानव का शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है कितनी? तो 22 जोड़ी की होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी की। ये समझ गए? जैसे ही ऑटोसोम की बात होगा, ऑटोसोम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोसोम की संख्या अगर पूछे 22 जोड़ी होती है। मानव का शुक्राणु जो होते हैं, ये सिंपल शब्द है, सिंपल वर्ड और सिंपल शब्द में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम लोग को अब हर क्वेश्चन हर तरीके से पूछ रहा है, हर ढंग से पूछ रहा है, तो हम लोग को हर ढंग से हर नॉलेज लेना आवश्यक होता है। तो इसमें कुछ ऐसा शब्द भी नहीं और कुछ ऐसे बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को साइंस पढ़ना है तो सब चीज़ का नॉलेज होना आवश्यक होता है। चलिएगा, कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से लड़का का जन्म होता है? तो बहुत सिंपल सवाल है कि पुरुष का Y और स्त्री का X का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी लड़का जन्म लेगा। तो सिंपली अगर पूछेगा कि कौन सा क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, आप सिंपली जानते हैं, अगर मिल जाए तो लड़का जन्म होता है। तो याद रखिएगा, पुरुष का अगर Y है और स्त्री का X होना आवश्यक होता है। बस देखिए, टर्नर जो संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण अगर आप पूछे तो 44A + 100 हो जाएगा। अब एक लिंग संलग्न रोग जो होता है क्या होता है? वर्णधता होता है। वर्णधता जो होते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जेनेटिक रूप से वर्णधता होते हैं कि नहीं? जैसे वर्णधता कहने का ना माता पिता का है, तो पुत्र में भी होना आवश्यक हो जाता है, या पुत्र हो या पुत्री हो, होना आवश्यक हो जाता है। तो एक लिंग संलग्न रोग वाले अगर बात करें तो उनमें वर्णधता हो जाते हैं, उसी को वर्णधता कहते हैं। तो ये सिंपली शब्द को समझना है। लाल हरी वर्णधता का कारण क्या होता है? तो X गुणसूत्रों की वंशागति होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए लाल हरी वर्णधता का, जिसको लाल हरा का दिक्कत होती है, वर्णधता होता है के कारण, तो किस कारण होता है? तो X गुणसूत्र वालों की वंशागति को होता है। जिसको X गुणसूत्र वाले होते हैं उनको वंशागति वाले होते हैं, जेनेटिक जिसे कहते हैं, याद रखेंगे। और चलिए, एक वर्णधता पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णधता होने की संभावना है तो 0 है।
ये जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए, वर्णद्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। अब जिसे वर्णद्धता वाले व्यक्ति जो हैं उनको लाल रंग दिखाई देगा हरा में, लाल रंग हरा में दिखाई देगा। एक वर्णद्धता पुरुष का विवाह दूसरे वर्णद्धता पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतान में क्या होगा, तो आधे पुत्र वर्णद्धता होंगे। समझ रहे हैं, आधा पुत्र, जो भी पुत्र होंगे वो आधे वर्णद्धता में आ जाएंगे। अब देखिए, इस सवाल को भी ध्यान रखिएगा कि एक वर्णद्धता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह होता है। अगर मान लीजिए एक वर्णद्धता पुरुष है, एक समान महिला से विवाह होता है, तो वर्णद्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके पुत्रियों में होंगे, उसके पुत्रियों में हो जाएंगे। ये सोचिए, पुत्री में हो जाएंगे। अगर समान पुरुष है, पुरुष का है, वर्णद्धता पुरुष है जिसको ये बीमारी है, वर्णद्धता वाले कलर का दिक्कत है, और अगर वो महिला से विवाह होता है, समान महिला से विवाह होता है, तो उसकी पुत्रियों में ये होने की चांस ज़्यादा होता है। अब देखिए, इस सवाल को ध्यान से रखिएगा। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। पितृत्व स्थापित करना है के लिए किस तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो डीएनए फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क जी। तो जैसे ही जैव विकास की बात करें, जैव डेवलपमेंट की बात करेगा, तो हम जानते हैं कि सर्वप्रथम समझाने वाले व्यक्ति हैं हमारे लैमार्क जी। समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं एक बात बता दूं कि मैं चाहता हूं कि आगे इस बुक को ख़त्म कर दूं, तभी मैं और कुछ भी बुक को लाऊं, तो आप कॉन्फिडेंसली उस बुक पे फोकस करें। बुक को अगर पढ़ के जाते हैं तो मैं वादा कर सकता हूं कि 60 से 70 नंबर आपका डन हो जाएगा। ऑप्शन अगर 50 भी आ रहा है तो भी आप उसमें सोल्व कर लीजिएगा, ये मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करिए, मैं सारा करवाऊंगा। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और ज्योग्राफी का कुछ इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, तो आप पढ़िए। और इन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करवा दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं एनटीपीसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछता है, और बीपीएससी वाले के लिए भी ऑल सब्जेक्ट जो है 11 12 के लिए पूछता है। इसलिए इस बुक को बहुत मैंने फोकस इसलिए किया है क्योंकि ऑफलाइन में मैंने हर बच्चे को मैंने पढ़ाया है, हर लोग को मैंने ये दिया है, सजेस्ट किया है, और हर बच्चे को मैंने रटवा कर रिजल्ट दिया था इस बार बीपीएससी 4 का। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से पढ़ाने से गया, नहीं, उस बुक के पढ़ने से गए हैं। तो प्लीज़ अभी थोड़ा सब्र करें, हम सारा करवा देंगे, आपका सारा डिमांड पूरा हो जाएगा। चलिए देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क जी समझाए। ये सवाल आपसे पूछेगा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित जो है किया गया, तो डार्विन ने किया। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया, डार्विन जी किए थे। और योग्यता की उत्तर जीविता का प्रतिपादन अगर पूछे कि कौन किए, तो डार्विन जी। तो योग्यता का उत्तर जीविता या प्राकृतिक जीवों का प्राकृतिक चयन की बात करेगा, तो डार्विन जी का नाम आएगा। और लैमार्क जी का जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क जी। ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर या डी ब्रिज होते हैं। डॉक्टर डी ब्रिज का नाम आता है। तो डी ब्रिज हो या डॉक्टर डी ब्रिज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ब्रिज जी जो हैं उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता माने जाते हैं। अब देखिए, समजात अंग होते हैं, तो समजात अंग जो होते हैं वो रचना के समान होते हैं। तो समजात क्या हुए, तो रचना के समान होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब समजात हैं, समरूप अंग होते हैं, तो समरूप अंग जो हैं काज के समान होते हैं। तो समजात अंग रचना के समान होते हैं, और समरूप मतलब काज के समान होते हैं, काज करने के समान होते हैं। मनुष्य में अवशेषी अंग जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव पेशी कहा जाता है। तो कर्ण पल्लव, और जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। तो कर्ण पल्लव पेशी बताएंगे। अगर पूछे कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, तो जल में हुई। तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है तो जल में हुआ है। और सिंपली बात है कि हमारी अगर देखा जाए उत्पत्ति की बात करें, तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर ज़्यादातर तो जल ही है ना। तो जल के बिना तो हम तो कुछ है नहीं हम लोग, ये भी समझ जाइए, ऐसे याद कर सकते हैं।
अब देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? चिंपैंजी। और सिंपल बात है, अगर पूछा जाता है कि भाई हमारा निकटतम पड़ोसी कौन है, निकटतम प्राणी कौन है, भाई हम लोग कैसे बने हैं, तो चिंपैंजी का अपना परिवार मानते हैं, चिंपैंजी का एक हिस्सा मानते हैं। समझ गए? ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि चिंपैंजी का हूबहू नकल मानव जैसा ही हूबहू है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो लैमार्क जी किए थे। लैमार्क, लामार्क, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही शब्द है ना, देख रहे हैं आप। तो लैमार्क जी क्या किए कि प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम को बताए थे, ठीक है, प्रतिपादित किए थे। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को रखा जाता है प्रोटोजोआ श्रेणी में। स्पेशली ये वीडियो बनाऊंगा प्रोटोजोआ, ये सब जो है बांट के बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मलेरिया परजीवी, अगर बात करें मलेरिया परजीवी की बात करें, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को रखा जाता है तो प्रोटोजोआ में। तो अमीबा को रखा ही जाता है प्रोटोजोआ में, याद रखिएगा। परजीवी भी, मलेरिया परजीवी जो होते हैं, ये सब आते हैं प्रोटोजोआ में। ऐसे परजीवी का अलग पढ़ना है, बता देंगे हम। आकृति निश्चित नहीं होती है, तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होगा, इसलिए तो प्रोटोजोआ में रखा जाता है इसको, ठीक है। चलिए, आकृति निश्चित नहीं होते हो गया। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है पता है? कुटपाद है, कुटपाद है। उसका कोई सिंपल नहीं, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, कहीं से भी निकल सकता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है और वो जाना जाता है यूगलीना। यूगलीना जो है, ये अभी जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसी को जब हम, जैसे प्रोटोजोआ में किस किस का नाम आता है तो इसका भी नाम आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब हम याद करवाएंगे। इसलिए तो ऑनलाइन सबसे पहले उठाते हैं, तब टेबल समझाते हैं, क्योंकि टेबल आगे याद करने से कोई फायदा नहीं, उस समय ट्रिक भी लगाएंगे तो काम नहीं आएगा। आप ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा तो ट्रिक भी काम आएगा। तो ये समझ गया। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूगलीना को। पौधा और जंतु के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूगलीना को। किसे? यूगलीना को। तो यूगलीना को हम जानते हैं, तो पौधा और जंतु के बीच योजक कड़ी कौन सा है? यूगलीना। अब देखिए, मानव के शरीर में एंटी अमीबा, एंटी अमीबा जो होता है क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, ये भी सुनते जाइएगा। तो फिर से सुनिए, तो मानव के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है। अगर मान लीजिए मानव में एंटी अमीबा की बात करेगा, एंटी अमीबा का हिस्टोलिटिका की बात करेगा, तो कहाँ होता है? आंत में होता है, हमारे आंत में, मानव शरीर के आंत में होता है। अब एंटी अमीबा है क्या? प्रोटोजोआ है, बस इतना ध्यान रखेगा। पेचिस, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटी अमीबा। तो पेचिस के लिए अगर पूछे उत्तरदायी प्रोटोजोआ, तो एंटी अमीबा होता है। एंटी अमीबा जो है मानव शरीर के कौन से हिस्से में होते हैं? तो आंत में होते हैं। अब देखिए, कौन सा प्रोटोजोआ जो है मलेरिया बुखार पैदा करता है? यही तो है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये प्रोटोजोआ का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, उसके बाद याद करिए कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला और कोई नहीं, ये जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम है, सिंपल याद हो गया। तो प्लाज्मोडियम, यूग्लेनियम और आपका क्या आया? एंटी अमीबा, अमीबा, ये सब जो है प्रोटोजोआ का हिस्सा है। और जब प्रोटोजोआ का लिस्ट बताएंगे तो इसमें आपको जब ये सब नाम आएगा तो आपको याद होगा होगा होगा। समझ गए? तो जल्द दिखाएंगे आपको, उसका थंबलाइन पहले शुरू में हम ही दिखा देंगे आपको। चलिए, अब देखिए, काला जार की बात करें। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो लिस्टमैनिया। तो लिस्टमैनिया जो होते हैं वो याद रखिएगा, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। अब लीजिए, यूग्लेनिया याद कर लिए, एंटी अमीबा याद कर लिए, अमीबा याद कर लिए, है ना, प्लाज्मोडियम याद कर लिए, वो सब जब प्रोटोजोआ है, तो काला जार जो उत्पन्न करता है जिसको नाम है लिस्टमैनिया, ये भी तो प्रोटोजोआ है। याद हो गया कि नहीं? तो लिस्टमैनिया क्या है? आगे तो प्रोटोजोआ है सबसे पहले, और ये काला जार उत्पन्न करता है, जैसे प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया उत्पन्न करता है। समझ गए? तो उसी तरह ये भी है। अब देखिए, ये जो है निद्रा रोग जो पैदा करता है वो क्या है? तो निद्रा रोग जो पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा है। ये भी तो एक तरह से आपका प्रोटोजोआ का हिस्सा माना जाता है, याद है? तो याद रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो है निद्रा उत्पन्न करने वाला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल है कि मानव की आंत में रहने वाला एक कोशिका आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, वो क्या है? तो ई कोलाई है।
तो इकोलाई जो होता है ये याद रखिएगा मानव की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक है। आरोग्य है, इसमें रोग ही नहीं हो सकते, आरोग्य है, इसमें बीमार नहीं हो सकते। यही एक प्रोटोजोआ है जो कि हमारे शरीर में सुरक्षित है और हमें बचाता है। तो ई कोलाई है, कौन है? ई कोलाई नाम है उसका, जो आरोग्य है, कभी इसमें बीमारी नहीं है। नहीं तो सब आपके जो प्रोटोजोआ रहा है एक तरह से बीमारी का ही जड़ है। चलिए, स्पंजों जो होता है, स्पंज जो होते हैं कि शरीर पर पाए जाने वाले, याद रखिएगा, छोटे छोटे छिद्र कहलाते क्या है पता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऐसे बोलते हैं, ऑस्ट्रिया बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता क्या है? तो वो कहलाता है अस्कुलम। अस्कुलम, अस्कुलम क्या होता है? अस्कुलम जो है स्पंज के शरीर पर स्थित एक बड़ा सा छिद्र के रूप में दिखेगा। तो स्पंज के रूप में पूछेगा आपसे। अब स्पंज क्या है ये माइंड में आपका आ रहा होगा, चलिए बताते हैं। तो स्पंज को देखिए, स्पंज ही होता है, लेकिन इसमें याद रखिएगा शोषक होते हैं, जल शोषक, मतलब पानी की जो छिद्र होते हैं वो पानी को प्रवेश करने की अनुमति देता है स्पंज। तो स्पंज छोटे छोटे समुद्र में आपको मिलेगा या ऊपरी ऊपरी हिस्से पे आपको मिलेगा कि हरा जैसा होता है वो, ठीक है, हरा कांटेदार थोड़ा होगा स्पंज, आप देखिएगा। तो स्पंज में जो है जल, इसे जलपोषी भी बोला जाता है, पानी शोखो भी बोला जाता है। इसे जलपोषी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को पानी शोखी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को हम स्पंज बोलते हैं, स्पंजों से उसी को हम ऑस्ट्रिया बोला जाता है, अस्ट्रोया भी बोला जाता है। ये सिंपली मैंने क्लियर कर दिया कि आप गड़बड़ ना हो। अब देखिए, स्पंज के शरीर पर स्थित जो बड़ा छिद्र होते हैं कहलाता है, अब उसमें भी छिद्र अलग अलग ढंग से होते हैं। जिसमें बड़ा छिद्र है उसका याद रखिएगा अस्कुलम होते हैं। और ये स्पंज मैंने बोला था जलपोषी होते हैं, जल को ज़्यादा प्रवेश करते हैं। अब किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? तो हाइड्रा में। सोचिए, रक्त नहीं है उसमें अधिकतर समझ नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा ये रक्त नहीं होता लेकिन श्वास लेता है, तो वो होता है हाइड्रा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अब VVI क्वेश्चन बनने वाला बन चुका है। देखिए, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो रोनाल्ड रॉश। अब रोनाल्ड रॉस का बारे में एक बार तो आप पढ़े थे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि मलेरिया की जो है परजीवी, मलेरिया जो है मच्छर काटने से पैदा होता है, ये कौन बताए थे? तो रॉस ही बताए थे। पढ़े थे कि नहीं? पहले पार्ट में पढ़े होंगे आप। तो रोनाल्ड रॉस जो हैं मच्छर में जो मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का खोज किए थे। चलिए, ये भी सवाल आपसे पूछेगा, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो नवोदित होता है, नवोदित होते हैं। इसमें देखिए ना, हाइड्रा एक ऐसा है कि जिसमें ना इसमें खून होते हैं ना रक्त होते हैं, लेकिन श्वास लेने की क्षमता होती है, श्वास ले सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें नवोदित होते हैं। तो हाइड्रा का प्रजनन अंग अगर आपसे पूछे तो हम बहुत अच्छे से बताते हैं, टेंटेकल्स है, टेंटेकल्स है, ठीक है। टेंटेकल्स अगर बोलते हैं तो ये प्रचलन अंग है। अब देखिए, प्रवाल भित्ति का निर्माण जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो सिलियन ट्रेटा जो होता है, सिलियन ट्रेटा द्वारा जो होता है प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ये आप सिंपली जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, सवाल पूछता है कि सिलियन ट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया के नाम से जानते हैं। तो निडेरिया के नाम से किसे जानते हैं? तो सिलियन ट्रेटा संघ को जानते हैं। तो ये सवाल हो गया। आपसे और क्या पूछेगा? प्रवाल है क्या? तो प्रवाल जो है समुद्री जीव है। तो प्रवाल एक समुद्री जीव होता है। देखिए, हाइड्रा तो आप पढ़ लिए, हाइड्रा जो है मीठे जल में और ये आपको मिलेगा, या धीमे गति के जल में, समुद्र में नहीं पाते। लेकिन प्रवाल जो है उल्टा होता है, प्रवाल मीठे जल में नहीं मिलकर समुद्र के जल में मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है। तो प्रवाल है क्या? एक समुद्री जीव है, ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे आप सुने होंगे जलीय फिश, तो जलीय फिश के नाम से जाना जाता कौन है? उसका नाम बताइए। तो ऑरेलिया को नाम जानते हैं। तो ऑरेलिया जो होता है वो जलीय फिश होते हैं। ये आपसे लिए इंपॉर्टेंट है। जलीय फिश जो होते हैं किस संघ का होता है? तो ये भी निडेरिया का। क्यों निडेरिया का होगा? क्योंकि जलीय फिश जो है आप निडेरिया का इसलिए मानते हैं क्योंकि सिलेंट्रेटा संघ का होता है ये, ठीक है, जो कि हम जानते हैं निडेरिया। तो सिलेंट्रेटा संघ भी जो होता है निडेरिया का होता है, इसलिए जलीय फिश भी इसी कैटेगरी का डाला जाता है, इसलिए निडेरिया बोलते हैं। कोई सिंपल एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं तो सिर्फ उन दोनों में कंपेयर करके मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं समझा दूंगा फिर से। देखिए, समुद्री इनिमोन
इनिमोन है, समुद्री इनिमोन की अगर बात करें नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, तो मेट्रीडियम जाना जाता है। तो मेट्रीडियम जो है को क्या कहते हैं, तो समुद्री इनिमोन कहते हैं। और समुद्री इनिमोन को क्या कहते हैं, तो मेट्रीडियम कहते हैं। समझ गए? शब्द को कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के दे या शब्द को इधर से इधर कर दे, आपको दोनों याद रखना है। अब बात करते हैं समुद्री चूहा का। समुद्री चूहा के बारे में अगर जानना है तो वाइल्ड एनिमल को घूमते रहिए, वाइल्ड लाइफ को घूमिए, वाइल्ड लाइफ को देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे बहुत पसंद है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चलिए जैसे देखिए समुद्री चूहा की बात करें तो किस रूप में जानी जाती है, तो समुद्री चूहा को काइटिन के रूप से जानते हैं। तो समुद्री चूहा के अगर पूछे तो किस रूप में बताइएगा, काइटिन के रूप में। आप काइटिन के रूप में किसे जानते हैं, समुद्री चूहा को जानते हैं। चलिए इस चीज़ को देखिएगा, जो घोंघा होता है ना, घोंघा किस संघ से संबंधित होता है, तो मोलास्का से। मोलास्का से क्या संबंधित होता है, तो घेंघा। तो घेंघा आप देखे होंगे, घेंघा आप बहुत सारा गांव में ज़्यादातर मिलेगा आपको घेंघा। ठीक है, तो घेंघा पूछेगा कि किस संघ से संबंधित है, तो मोलास्का से संबंधित होता है। ये सवाल जो है ना पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यक्ति का नाम है फाइसेलिया। फाइसेलिया मतलब वैज्ञानिक हैं ये, और क्या, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए अमरत्व का गुण पाया जाता है तो हाइड्रा में पाया जाता है। अमरत्व का गुण मतलब कि अमर रहता है, ये मरने का सवाल ही नहीं है क्योंकि इसमें ब्लड होता ही नहीं है, लेकिन सांस लेता है, मतलब ये श्वसन इसमें पावर होता है। तो ये अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में, जो कि ये मीठे पानी ये सब में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, आपको छोटे छोटे झील में मिल सकते हैं। पढ़ेंगे तो फीता कृत्म, चिपटे कृत्म को ही फीता कृत्म कहिए, या फीता कृत्म जो है किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है, तो चिपटे कृत्म हो गए, फीता कृत्म हो गए, ये सब जो आते हैं वो आते हैं प्लेची हेल्मी जो होते हैं हेल्मीन थीज में आते हैं। तो प्लेची हेल्मीन थीज में आते हैं कौन, चिपटे कृत्म और फीता कृत्म। ये दोनों कैसे देखिए, गोल कृत्म, सूत्र कृत्म जो है किस संघ के अंतर्गत रखते हैं, तो आगे सबसे बड़ी बात को नीमय अलग कर दीजिए और थैलमीन अलग कर दीजिए, थैलमीन अलग कर दीजिए और थीज अलग कर दीजिए, तो थैलमीन्स। तो नीमय थैलमीन थीज याद रखिएगा, जो कि हमारे गोल कृत्रिम और सूत्र कृत्रिम में आएगा, रखा जाता है। ठीक है, आपसे और पूछेगा चप्पल की आकृति की जंतु, चप्पल की आकृति जैसे एक जंतु होती है उसको क्या बोलते हैं, तो पैरामीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीशियम। आपसे और क्या पूछेगा, फाइलेरिया नामक रोग जो है उत्पन्न होता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बुल्चेरिया वेन क्राफ्टी द्वारा होता है। तो बुल्चेरिया वेन क्राफ्टी द्वारा क्या होता है बता सकते हैं, तो फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होते हैं। तो बुल्चेरिया वेन क्राफ्टी जो द्वारा होता है वो याद रखिएगा फाइलेरिया नामक रोग से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा। अब सवाल और क्या पूछेगा, तो आप सवाल आपसे पूछता है कि फेरेटिया पोस्टुमा वैज्ञानिक नाम जो है किसका है, तो केचुआ का नाम है। देखिए केचुआ में रक्त वर्णक उपस्थित होते हैं, तो केचुआ में अगर पूछेगा कि क्या उपस्थित होते हैं, तो रक्त जो है वर्णक उपस्थित होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हीमोसाइनिन होते हैं। तो केचुआ में रक्त वर्णक उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हीमोसाइनिन कहेंगे। ये सवाल आपसे पूछेगा। केचुआ में आंखें होती है, तो एक भी नहीं होता, केचुआ में आंख होता ही नहीं है। देखिए कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते। जल में जीवित क्यों नहीं रहे, क्योंकि उसका श्वसन अंग है, क्योंकि वातक होते हैं, उसी श्वसन अंग को वातक कहते हैं। जैसे सिंपल बात, हम लोग जल में नहीं जीवित रह सकते क्योंकि मर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर श्वसन लेने की क्षमता है, और जल में जाएंगे तो श्वसन ले नहीं सकते, तो इसलिए मर जाएगा। तो इसलिए ये बात है, कॉकरोच का भी हाल ही है। कीटों में कितनी जोड़ियाँ टांगे होती है, तो 3 जोड़ियाँ टांगे होती है। 3 जोड़ियाँ टांगे होती है, जो कि कभी कभी 6-8 आपको दिखता है पूरा, है ना। तो उसी तरह तो कीटों में अगर पूछेगा, जोड़ियां में पूछेगा, तो 3 जोड़ियां होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तितली के कायापलट का तीसरा चरण क्या है, तो प्यूपा है। प्यूपा जो होता है वो तितली का तीसरा चरण माना जाता है, वो भी कायापलट बोला जाता है, उसमें कायापलट का तीसरा चरण माना जाता है प्यूपा। अब देखिए फिरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फिरोमोन्स जो पाए जाते हैं कीटों में पाए जाते हैं। तो फिरोमेन्स सुने होंगे, फिरोमेन्स जो है पूछता है, डायरेक्ट सवाल ही पूछता है कि फिरोमेन्स किस में पाए जाते हैं, तो कीटों में, कीड़े मकोड़ों में, याद रखिएगा, है ना।
अब देखिए बातक तंत्र की बात करें तो अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं बातक तंत्र से। बातक तंत्र का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, बातक तंत्र का मतलब ही होता है कि उसकी त्वचा से संबंधित होना चाहिए, उसके बॉडी से अपना सांस लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। और उसके जो है कीट जो है अधिकतर आपको उसके त्वचा से होंगे, उसमें नाक नहीं हो सकते, उसके अंदर आपके जो है नाक का नहीं होता, लेकिन वो त्वचा से सांस ले सकता है, इसलिए इसी को बातक तंत्र के रूप में बताया गया है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मच्छर में लाल खून का उभर आना कारण क्या है पता है? स्तनधारी का है। तो मच्छर में लाल जब खून जो आ जाता है, देखे हैं कि मारते होंगे मच्छर को, मारिए मच्छर को तो आप देखिएगा उसमें ब्लड रेड होगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो स्तनधारी के कारण होता है, वो स्तनधारी होते हैं। लाह उत्पन्न होता है, लाह उत्पन्न समझते हैं? लाह उत्पन्न होता है मतलब कीटों के शरीर के स्रवन से होते हैं। तो कीट का जो शरीर होता है ना, उसमें लाह उत्पन्न हो जाता है। अगर पूछे कि वृक्ष मेढक के नाम से जाना जाता है, तो वृक्ष मेढक जो होते हैं नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, हाया ला के नाम से जाना जाता है। तो वृक्ष एक मेढक होता है, ठीक है, वृक्ष मेढक होते हैं, नाम ही है वृक्ष मेढक। उसको अगर पूछेगा आपसे तो क्या बताइएगा? हाइला से, हाइला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब घरेलू मक्खी का लार्वा जो है कहलाता क्या है पता है? घरेलू जो मक्खी होती है, जो कि देखे होंगे, उसका लार्वा अगर आपसे पूछेगा, घरेलू मक्खी का अगर लार्वा पूछता है आपसे, लार्वा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मेंगोटा। मेंगोटा, मेंगोटा मतलब ये होता है कि मधुमक्खी जो घरेलू मक्खी है हमारा, वो जो मक्खी जो देखते हैं आप घरेलू मक्खी, उसका लार्वा की बात करता है, तो उस लार्वे को हम बोलते हैं मेंगोटा, ठीक है। इसलिए बच के रहना चाहिए। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष जो है हमेशा डंक पे होता है। डंक, उसका देख रहे हैं, डंक मार देगा ना तो उसमें जो गड़बड़ा जाएगा। तो ये बिच्छू का विष अगर पूछे तो डंक में होता है। तितली की आंखें रात में चमकती है। तितली की भी आंखें हैं, सोच रहे हैं, उसकी रात में चमकती है, सोच रहे हैं, तो क्यों चमकती है पता है? तो टेपिटम, टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है। तो टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है। तो तितली की आंखें रात में चमकती है, तो टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। ये भी सवाल अच्छा बनता है। आपसे और सवाल पूछता है कि निद्रा फैलती है, तो निद्रा फैलती है सीसी मक्खी से फैलती है। तो सीसी मक्खी से क्या फैलता है? तो निद्रा मक्खी फैलती है। ये सवाल आपसे पूछा। मनुष्य में कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर कौन सा है? तो सैंड फ्लाई है। तो सैंड फ्लाई जो होते हैं, याद रखिए, मनुष्य में कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर होता है, तो सैंड फ्लाई होते हैं। तो सैंड फ्लाई का मतलब ही होता है कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर, ठीक है। ये भी आपसे सवाल पूछेगा। आपसे ये पूछेगा कि मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मलेरिया जो रोग होता है उसका मेन वाहक कौन होता है? तो पता है, वाहक करने का मतलब मलेरिया तो होता है मच्छर काटने से, ये आप जानते हैं। और ये होता कौन है? कौन मच्छर होता है? नर होता है, मादा होता है। तो मादा मच्छर है। मादा मच्छर में कौन मच्छर? मादा, कौन मादा मच्छर? मच्छर का भी नाम है। तो मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर जो है, ये जो है याद रखिएगा मादा मच्छर होते हैं, जो कि हमारे मलेरिया रोग का वाहक माने जाते हैं। अगर ये काट लिया तो मलेरिया फिक्स है। कटक फिश एक होते हैं, जैसे समुद्री फिश आप पढ़े उसी तरह कटक फिश पढ़िए। तो कटक फिश के नाम से जो जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? सीपिया कहते हैं। ये सब जो है डायरेक्ट आपको सवाल पूछता है। तो कटक फिश अगर आपसे पूछे तो सीपिया बताइएगा। और भी आगे चल के हम बताएंगे, ये सब जो टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये सब टेबल हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल बनता ही बनता है, जो कि पार्ट 3 में लाएंगे, जो कि जंतु मिक्स भी रहेगा और ये भी रहेंगे, मतलब पादप भी रहेंगे, ठीक है। पादप मतलब पौधे विज्ञान रहेंगे। देखिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है क्या? एक तो मृदु कवची है। मृदु कवची है मतलब, मृदु कवची कहने का मतलब देखिए, मृद माने आप याद रख सकते हैं मिट्टी वाला सेंस में, समुद्र में रहने वाला है। और ये ऑक्टोपस जो होते हैं ये मृदु कवची होते हैं। इसमें जो आप ऑक्टोपस के बारे में आप पढ़े ही होंगे, है ना। बस इतना ध्यान रखिए, ऑक्टोपस को कहा जाता है मृदु कवच, वो मृदु कवची रूप से होते हैं। मधुमक्खी में पुंग पुंग पुम पुम धूप जो होते हैं, ड्रोन जो होते हैं, वो क्या होते हैं? जननक्षम में नर होते हैं। जननक्षम नर अगर पूछे तो मधुमक्खी के पुम धूप पे होते हैं। ये सवाल आपसे पूछ सकता है।
आपसे पूछेगा डेविल फिश के नाम से जाना जाता है तो ऑक्टोपस को जानते हैं, तो डेविल फिश के नाम से हम ऑक्टोपस को जानते हैं। ये सवाल आपसे पूछे तो आप क्लियर कर लीजिएगा। अब सवाल बनता है कि संघ मोलास्का के जंतु एवं उनके समान नाम, तो जंतु एक तरफ समान अगर जंतु आइए तो ये हम पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा टेबल के रूप में। बस अगर आपको देखना है तो ये PDF आपको हम भेज देंगे, वो चीज़ को देख लीजिएगा। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ सवाल क्या है, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, है ना, ज़्यादा आसानी होगा। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि एनीलिडा, एक एनीलिडा होता है और मोलास्का होता है, इसके बीच का योजक कड़ी अगर पूछे, योजक कड़ी मतलब जुड़ा हुआ कड़ी आपसे पूछे, तो आप इसका सवाल आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। क्या बोलिएगा, देखिए एनीलिडा और मोलास्का के बीच की अगर कड़ी को बोला जाए तो नियो, याद किया, नियो अलग कर दीजिएगा, प्लीना अलग कर दीजिएगा, प्लीना। तो नियो प्लीना जो होते हैं ये योजक कड़ी माने जाते हैं। किसके किसके बीच का, तो एनीलिडा और मोलास्का का। ये सवाल आपसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्टोपस की बात करते हैं, तो ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है, पता है 8 भुजा होते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऑक्टोपस की अगर भुजाओं की संख्या पूछे तो 8 बता देंगे, पढ़े होंगे आप और देखे भी होंगे। तारा मछली अगर एक होता है, तारा मछली होता है जो है किस संघ का प्राणी होता है, तो ये अच्छे से आप जवाब दीजिएगा, इकाई नो डर्मेटा का होता है। किसका है, डर्मेटा का होता है। ये भी आपसे सवाल करेगा। अब सवाल पूछता है कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है, तो तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस, ठीक है, एस्टीरियस जाना जाता है। तो तारा मछली के नाम से कौन जाना जाता है, एस्टीरियस जाना जाता है। अगर आपसे पूछे मछलियों में श्वसन की क्रिया होती है तो गिल्स द्वारा होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं गिल्स द्वारा होता है। तो मछली जो है श्वास कहाँ से लेती है, गिल्स द्वारा। तो ये सब तो सिंपल सवाल है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, जो कि हम टेबल में पढ़ेंगे बाद में। अगर मान लीजिए टाइम हुआ तो पार्ट 3 न ला के ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन चलिए जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन करवा दूँ। तो जैसे देखिए किसी मतलब किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है, तो तिलचट्टा का। तो कौन सा जीव है जिसका रक्त सफ़ेद होता है, तिलचट्टा का। आपका उसमें सफ़ेद उसका ब्लड निकलेगा। किसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होते हैं, तो मछलियों में होते हैं। मछलियों में हमेशा याद रखिएगा अशुद्ध रक्त होते हैं। जो आप मछली खाते हैं आप लोग, वो याद रखिएगा कि मछली के हृदय में केवल अशुद्ध ही रक्त होंगे, शुद्ध रक्त नहीं होते हैं। समुद्री घोड़े किस वर्ग का उदाहरण है, तो मत्स्य का है। मछली का ही वर्ग में आते हैं। समुद्री जो घोड़े हम लोग देखते हैं वो भी मछली का ही रूप में आते हैं, याद रखिएगा मत्स्य में ही आते हैं। मत्स्य मतलब मछली। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है, तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ का जो है सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो संसार में अगर पूछेगा किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है, तो जैसे ही सर्वाधिक की बात करेगा तो हम बोलेंगे आर्थ्रोपोडा संघ का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए लायन फिश भी होता है, जैसे समुद्री घोड़ा होते हैं वैसे लायन फिश भी होता है। तो लायन फिश जो है किसे कहा जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं टेरोइस। टेरोइस बोलियंस बोला जाता है, बोलियंस, ठीक है। तो टोरइस बोलियंस बोलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लायन फिश देखे होंगे कि शी लायन बोला जाता है। लायन फिश समुद्री लायंस होते हैं, तो उसी तरह लायन फिश भी बोले जाते हैं, जो कि आप देखे होंगे वाइल्ड एनिमल देखिएगा तो उसमें इसकी चर्चा होती है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो त्रिकोष्ठीय हृदय के जैसे ही बात करेगा उभयचर को याद करेंगे। त्रिकोष्ठीय उसी में होता है जिसमें उभयचर होते हैं, जो कि पानी और जल दोनों में रहते हैं। कौन सा पक्षी जो है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है, तो वो निकालता है ड्रोंगो। सोचिए इसमें भी अलग अलग प्राकृतिक रूप से दिया जाता है सम्य गुण, है ना। जंतु जगत की बात अगर करें तो अलग अलग लोग, जैसे अब इसमें भी देखिए खाने के लिए ड्रोंगो नाम का एक जो है आपको एक पक्षी है जो कि भोजन चुराने के लिए दूसरे पक्षी की आवाज़ भी निकालता है, समझ रहे हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं, तो वर्णिक लवक के कारण। तो आपसे डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप गलत मत करिएगा। वर्णिक लवक के कारण क्या होता है कि ये जो गिरगिट होता है अपना रंग बदलता है। तो गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं, तो वर्णिक लवक के कारण। सबसे विषैले मछली कौन है, तो सबसे विषैला मछली अगर आपसे पूछे तो पाषाण मछली होते हैं। पाषाण मछली जो होता है बहुत ही, पाषाण मतलब पत्थर जैसा लगेगा आपको एक तरह से ऐसे याद कर लीजिएगा। तो पाषाण मछली का मतलब होता है कि समझ जाइए कि सबसे विषैला मछली से आपका सामना हो गया है, उससे बच के रहिए, नहीं तो जय श्री राम।
देखिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला किटभक्षी मछली जो है क्या है, तो उसका नाम बताइए। तो गेम्बूशिया नाम है। गेम्बूची मछली को नियंत्रण कर मतलब मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए मछली, सोच रहे हैं, मछली किटभक्षी मछली को लाना होगा, समझ रहे हैं, उसका नाम याद रख लीजिएगा, गोम्बियोसिया। अगर जरूरत पड़े तो ले आइए। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, तो एक भी हड्डी नहीं होती है शार्क मछली में। अगर शार्क आप देखे होंगे तो उसमें जो आपको लगता होगा कि उसमें हड्डी है, तो उसमें हड्डी है ही नहीं। तो शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होता है। और मछलियों में तो दिख जाएगा आपको, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। समुद्री सर्प को कहा जाता है, पता है क्या? समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहते हैं। तो समुद्री अगर सांप जो आपको दिखेगा वो हाइड्रोफिश के तहत आ जाएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम बताइए। व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है सबसे ज़्यादा है जो कि भारत में पाई जाती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम व्हेल शार्क है। और किस मेढक में वाक कोश नहीं होता है, तो मादक मेढक में जो है वाक कोश नहीं होता है। वाक कोश करने का मतलब वाक मन होता है आवाज़ का, कोई भी यंत्र जो है उसमें नहीं होता है। तो किस में, तो मादक मेढक में नहीं होता है, वाक कोश नहीं होते। मेढक का लार्वा कहलाता क्या है, तो टेडपॉल। तो मेढक का लार्वा, जो लार होते हैं, जैसे हम लोग का लार होता है उस तरह उन लोग का भी लार्वा होते हैं, तो उसे टेडपॉल कहेंगे। अगर मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, तो 3 कोष्ठ होते हैं। ये भी आपसे पूछता है और ये जरूर याद रखिएगा। शीत रक्तीय प्रणाली, शीत रक्तीय प्राणी जो है कौन है, तो मछली, मेढक और छिपकली है। देखिए, शीत रक्तीय प्राणी का मतलब होता है कि ठंडे के समय का बात करें तो मछली है, मेढक है, छिपकली है, ये सब जो है शीत जो है, याद रखिएगा, मछली, मेढक जो छिपकली है ये जो है शीत रक्तीय प्रणाली है, मतलब ठंडा इसका ब्लड रहेगा, आपको दिखेगा। अब देखिए, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते क्या है, हाइबरनेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए प्रसुप्ति अगर हो, मान लीजिए कहने का मतलब किसी निम्न तापक्रम पर किसी जंतु का अगर प्रसुप्ति हो, प्रसुप्ति मतलब जो गर्भ होते हैं बच्चे देने की बात होती है, इस सेंस में बात किया गया है, तो हाइबरनेशन कहते हैं, इसे हाइबरनेशन कहेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी जंतु का, मान लीजिए उच्च तापक्रम पर किसी जंतु का अगर प्रसुप्ति हो तो क्या कहेंगे उसे, तो एस्टिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्टिवेशन कहेंगे। तो एस्टिवेशन किसे कहेंगे, जो कि उच्च तापक्रम पर जो जंतु जन्म देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निसंग प्राणी कहा जाता है, तो ये कछुआ को कहते हैं। निसंग प्राणी कहा जाता है, निसंग प्राणी कछुआ को। ये अधिकतर पता है, एक तरह से कछुआ जो है बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला व्यक्ति है। मतलब व्यक्ति कहने का मतलब जानवर है, जंतु है, ठीक है। तो बहुत लंबा समय तक जीवित रह सकता है ये। चलिए, जिस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता उसे क्या कहते हैं, घड़ियाल। इसलिए कहा जाता है, सुने होंगे कहीं कहीं कहावत कि घड़ियाल के आंसू मत बहा, ठीक है। और घड़ियाल मतलब मगरमच्छ का आंसू मत बहा, ये डायलॉग हो जाते हैं। तो मगरमच्छ हो या घड़ियाल हो, उसमें पता है अश्रु ग्रंथि होते ही नहीं है, रोने का ग्रंथि होता ही नहीं है, आंख से आंसू गिरता ही नहीं है। समझ गए, अब समझ गए होंगे, अब तो याद हो गया होगा। ये डायलॉग हमेशा याद है, मगरमच्छ के आंसू मत रो, घड़ियाल के आंसू मत बहा, मतलब उसमें आंसू ही नहीं होते। वही होता है जो नाटक करके रोते हैं, उसको ये डायलॉग बोला जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे याद हो गया होगा, फन की तरह सोचिएगा, याद हो जाएगा। विषैली सर्प में विष ग्रंथि जो है परिवर्तित होता है, तो उसे लार ग्रंथि से परिवर्तित होता है। अगर विषैली सर्प है, मतलब जिसका विष होता है सांप का, उसमें अगर विष ग्रंथि होते हैं, कैसे परिवर्तित होते हैं, तो वो लार ग्रंथि से होता है, उसमें भी लार के मात्रा से होता है, ये भी याद रखेंगे। सबसे विषैले सर्प का नाम पता है, करैता है। सबसे भयानक होता है करैता, जो है पानी में भी आपको दिखेगा, कभी कभी बाहर भी दिखता है। तो करैता ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं और सबसे विषैले सर्प माने जाते हैं करैता। काट दिया तो समझिए बचने का संभावना नहीं है, बहुत कम। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है किंग कोबरा है। तो घोंसला बनाने वाला, सोचिए सांप कभी घोंसला बनाता नहीं है। सांप मतलब कभी क्या बोलते हैं उसको, सांप कभी अपना बिल में रहता ही नहीं है, दूसरे का बिल मतलब चूहे का बिल को कब्जा करता है। और ये घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है जो कि जिसका नाम किंग कोबरा है। इसलिए याद रखिएगा, किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाला सर्प है, घोंसला ही बनाता है। सोचिए, बिल को छोड़िए, घोंसला ही बना देगा, ठीक है। किस एक सर्प का
भुज मुख्य रूप से अन्न सर्प है तो वो है नागराज। तो नागराज याद रखेंगे, नागराज जी जो है नाग देवता जो हम लोग बोलते हैं उनको याद रखिएगा। भुज मुख्य रूप से अन्न सर्प है, मतलब कौन सा ऐसा सर्प है, पूछा है आपसे कि एक सर्प का भुज मुख्य रूप से अन्न सर्प भी है, मतलब दूसरे सर्प को भी खा सकता है, इस समझ जाइएगा। तो ये नागराज जी है। डायनासोर है, डायनासोर क्या है, लुप्त सरीसृप है। डायनासोर जो है लुप्त हो गया है, ये आप जानते हैं लुप्त है, लेकिन वो किस कैटेगरी में डाला गया है, जंतु का। अगर पूछ दे आपसे तो बताइएगा सरीसृप में होता है, लुप्त सरीसृप में डाल दीजिएगा। सरीसृप मतलब रगड़ घिसने वाला, सांप के सेंस में चला गया है, ये ऐसे चल रहेगा। डायनासोर थे कौन, तो डायनासोर जो थे सरीसृप थे, कौन से सरीसृप में आएगा, तो मेसोजोइक सरीसृप में आएगा। तो डायनासोर जो थे वो थे मेसोजोइक सरीसृप में थे। ये हो गया। अब बात करते छिपकली को, हम जो घर में देखते हैं उस छिपकली की बात करते हैं, तो याद रखिएगा विषैली छिपकली कौन सी है, तो हीलोडर्मा है। तो हीलोडर्मा जो है एक विषैली छिपकली होती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा विषैली छिपकली जो है कौन है, तो हीलोडर्मा है। उड़ने वाली जो छिपकली होती है उसे क्या बोलते हैं, डेक्रो कहते हैं, डेक्रो कहते हैं। तो उड़ने वाला छिपकली को क्या कहेंगे, डेक्रो कहेंगे। तो डेक्रो किसे कहेंगे, उड़ने वाली छिपकली को। विषैली छिपकली को क्या कहा जाता है, हीलोडर्मा कहते हैं। हीलोडर्मा मतलब विषैला, और ड्रेको मतलब होता है उड़ना। ड्रैगन ऐसे याद होता है ना, तो ड्रेको याद रखिएगा। सांपों से लड़ने वाली प्राणी कौन है, नेवला। सांप से लड़ने वाला इकलौता व्यक्ति मान के चलिए नेवला है, जो कि लड़ सकता है। ऐसे तो बंदर आप सांप का भी देखे होंगे लड़ाई, वो तो अलग बात है, लेकिन नेवला जो है लड़ सकता है, और विष उसे सांप काट भी लगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो पक्षियों की हड्डी, जो पक्षियों की हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, वातिकल, वातिकल बोलते हैं। तो वातिकल तंत्र होता है एक, वातिकल बोलते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चिलचट्टा जो है वातिकल तंत्र से अपना जो है सांस लेता है, श्वसन लेता है, आप जानते हैं। और ये पक्षियों की हड्डी होती जो है वातिकल होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तंत्र में न जोड़ के हड्डियों में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। तो सबसे जीवित पक्षी अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा शुतुरमुर्ग को। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी अगर पूछे शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पक्षी बोल दे तो हमिंग बर्ड। आप सिंपल जानते हैं, हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है, और सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है हमारा शुतुरमुर्ग है। अब अगर पूछे उड़नहीन पक्षी जो उड़ नहीं सकता, वो कीवी भी है। शुतुरमुर्ग भी ऐसा नहीं कि उड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा उड़ गया तो वो नाम आ गया, वो अलग बात है। शुतुरमुर्ग भी आता है आपका, उड़ने वाला में नहीं आता है। लेकिन याद रखिए उड़नहीन, एकदम उड़ नहीं सकता, तो वो कीवी आता है। कीवी को याद रखिएगा, जो कि उड़ नहीं सकता, ठीक है। सबसे तेज गति से दौड़ सकने वाला पक्षी का नाम है ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग ही बोलते हैं। ऑस्ट्रिच इंग्लिश में कर दिया है, हिंदी में शुतुरमुर्ग होता है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला अगर पूछा जाए तो हम बता देंगे शुतुरमुर्ग, क्योंकि शुतुरमुर्ग उड़ता भी नहीं है, जैसे कीवी नहीं उड़ता है। अब देखिए पाओक्रिस्टस, वैज्ञानिक नाम क्या है, मोर का। तो पाओक्रिस्टस जैसे ही बोलेगा, जैसे ही पौ की बात बोलेगा और क्रिस्टस की बात बोलेगा तो मोर बोल दीजिएगा। क्यों मोर बोलिएगा, क्योंकि मोर जो है अपने पाँव को थिरकाएगा, अपने पंखों को फैलाएगा और डांस करेगा। तो उसमें क्या आएगा, पाओ, पाओ आएगा, क्रिस्टस करेगा। किसका है वैज्ञानिक नाम, तो मोर का है। ऐसे याद करिएगा, याद हुआ कि नहीं हुआ तो बताइएगा। कौन सी पक्षी के दांते थे, मतलब कौन सी पक्षी का जो है दांत। अब सोचिए, आज तक आप सुने होंगे कि पक्षी के दांत नहीं होते ना, पक्षी का दांत होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे पहली बार पूछेगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि दांत होते हैं, सोचिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा, आर्कियोपेट्रिक्स जो हैं उस पक्षी में क्या होते हैं, दांत होते हैं। दांत होते थे भी लिख सकते हैं, होते हैं भी लिख सकते हैं। तो अभी तो ये समझिए कि है ही नहीं, लुप्त के सेंस में जा रहा है, तो याद रखिएगा। तो इसके दांत होते थे, अपवाद है ये, समझ गए, एक्सेप्शन कहिए इसको। कौन सी पक्षी के दांत थे तो हम बता दिए। अब चलिए उल्टी उड़ने वाले पक्षी का बताइए। उड़ने भरने वाली पक्षी जो है हमिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटी बर्ड होती है, जो कि सबसे छोटी बर्ड है हमिंग बर्ड, जो कि उल्टा उड़ता है, समझ गया, उल्टा उड़ने वाला, समझ गया, उल्टा उड़ने वाला पक्षी, तो हमिंग बर्ड, ठीक है।
अब चलते हैं, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी में आते हैं। तो डॉल्फिन अगर जैसे ही पूछेगा, तो डॉल्फिन अगर पूछेगा, डॉल्फिन जो मछली आप देखते हैं, डॉल्फिन मछली, वो बताइए किस वर्ग में डालेंगे, किस मतलब संघ में डालिएगा? तो हम बोलेंगे स्तनधारी संघ में डाल देंगे। ठीक है। सबसे विशाल जो है जीवित स्तनपायी जो है कौन है? तो नील व्हेल है। तो सबसे जीवित, अभी भी जीवित है, नील व्हेल। ठीक है, व्हेल जो कि विषैला है, याद रखिएगा, सबसे विषैला में आता है नील व्हेल। ठीक है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। जिसमें जो स्तनधारी होते हैं उनके 4 कोष्ठ होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यही पूछ रहा है कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। अब देखिए, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु जो आज बीसी बोलते हैं होते हैं, तो स्तनीय में होते हैं, स्तनीय में होता है। स्तनी जो होते हैं, स्तनधारी कहिए, स्तनी में होते हैं। तो केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु होते किस में हैं? तो वो होते हैं स्तनी में। ये हो गए। अब देखिए, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर, कोष्ठ जो कहिए, कक्ष कहिए, एक ही होता है। तो व्हेल के हृदय में याद रखिएगा 4 होंगे, क्योंकि ये स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी जो हैं ज़्यादातर उनमें 4 कोष्ठ मिलेंगे, 4 चैम्बर मिलेंगे, 4 कक्ष, एक ही है। मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठी हृदय होते हैं? प्रकोष्ठी कहिए या आप कोष्ठ कहिए या कक्ष कहिए, चैम्बर कहिए, तो 4 होते हैं। मगरमच्छ में भी 4 होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है प्रकोष्ठी की बात करेगा तो 4 बता दीजिएगा। होमो सेपियन कहा जाता है आधुनिक मानव को, समझ गए? सिंपल, आप हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, है ना? तो होमो सेपियन किसे कहा जाता है? होमो सेपियन तो हम जानते हैं आधुनिक मानव, जो कि हम उसके प्रजाति माने जाते हैं। मैथम पूर्वज जो है हाथी का है। हाथी का प्रजाति जो है ना 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जो कि अभी 2 कैटेगरी अभी बच रहे हैं। मैथम जो आप जानते हैं, मैथम जो हाथी का नाम जानते हैं, वो विषैले होते थे, जो कि अब जो है लुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर लुप्त हो चुका है। लेकिन हाथी का प्रजाति जैसे मैथम है, याद रखिएगा। तो मैथम को हाथी का जो है प्रजाति माना जाता है, क्योंकि वही था उस समय, विषैला होता था, उससे लंबे लंबे दांत होते थे, बहुत खतरनाक होता था। ठीक है, तो वो लुप्त हो गया। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बता सकते हैं? तो बिल्ली की आंखें कहिए या पक्षी की आंखें कहिए, तितली की आंखें कहिए, तो ये सब जो रात में चमकता है, ये तो याद रखिएगा, ये कारण ही है कि टेपिटम लूसिडम के कारण होता है। तो टेपिटम लूसिडम के कारण क्या होता है कि बिल्ली की आंखें चमकती है, पक्षी की आंखें चमकती है, आपको तितली की आंखें चमकती है। ठीक है। अंडा देने वाला जो स्तनधारी है उसे क्या कहेंगे पता है? तो प्लेटिपस कहेंगे। तो जो स्तनधारी जो होते हैं, जो कि अंडा देते हैं, वो भी स्तनधारी में ही आएंगे, क्योंकि अंडा देते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अंडा देते हैं, तो वो हो गए प्लेटिपस हो गए। ये सवाल आपसे पूछेगा। किस स्तनधारी प्राणी की सबसे बड़ी आंखें होती है? तो हिरन की जो है सबसे बड़ी आंखें दिखेगी आपको। तो हिरन की सबसे बड़ी आंखें होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वो भी किस में? स्तनधारी प्राणी में पूछेगा, तो स्तनधारी प्राणी में सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? तो हिरन की होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो नियत तापी प्राणी जो देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं चमगादड़ को, नियत तापी प्राणी का मतलब है कि ये सिचुएशन के अनुसार, वातावरण के अनुसार इसका ताप नहीं बदलेगा। याद रखिए, वातावरण जैसा है वैसा ही रहेगा इसका। ठीक है, तो ताप जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई इसका चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये चमगादड़ का होता है, वो नियत तापी जो प्राणी में आता है, चमगादड़। लेकिन अनियमित तापी भी होता है, अनियमित तापी होता है, नियति तापी बोल सकते हैं। ठीक है, अनियत तापी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि वैसे प्राणी जिनका शारीरिक जो कहिए, शारीरिक कहिए या शरीर कहिए, तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, तो वो हो गए अनियत तापी कहलाएंगे। ये सवाल आप समझ गए होंगे, है ना? जिसका मतलब वातावरण के अनुसार तापमान बदल गया, वो अनियत तापी। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, उसे कंटक चूहा कहते हैं। तो कंटक चूहा का जो होता है, आप देखिएगा, उसमें कांटेदार होते हैं। ठीक है, उस पर आक्रमण करना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि कंटेदार जो चूहे होते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें एक है कि इंडिकेट कर लेता है, वो समझ जाता है कि आसपास मेरा खतरा है, तो वो गेंद की तरह बन जाएगा। तो खाना मुश्किल हो जाता है उसको, जाने जाइए उन्हें गड़ेगा उसको, इसलिए उसको टच करना मुश्किल हो जाता है। ये है। अब कौन सा जीव जो है मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? तो मकड़ी। सोच रहे हैं, मैथुनोपरांत मार देता है,
सोचिए कौन सा ऐसा मादा जो है, मादा है मतलब मादा है जो कि मैथुनोपरांत है, नर को मार देता है, तो वो मकड़ी जो है मार देता है। जैसे ही अपना ये जो मैथुनोपरांत अपना काम जो होता है प्रजनन के सेंस में आप लगा सकते हैं उसे, तो उस समय क्या होता है कि ये मार देता है। ये समझ गए? देखिए सवाल है कि विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण, सीटू बोलते हैं इसको, संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है, तो वो है जर्म प्लाज्मा बैंक होते हैं। तो जैसे ही एक्स की बात करेगा, एक्स बात करेगा, सीटू संरक्षण की बात करेगा, तो हम बोलेंगे जर्म प्लाज्मा बैंक होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, ये पूछेगा कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, तो चमगादड़ में। सोच रहे हैं रडार की तरह ये उसमें एक गुण होते हैं, रडार तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि चमगादड़ में होते हैं। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण अगर कर लिया कि हमको उस तरफ जाना है तो जाएगा, वो एक तरह से रडार की तरह वो फिक्स कर लेता है कि हमको उस पर अटैक करना है तो करना है, तो ये चमगादड़ का है। ये समझ गए? किसी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो हम अभी जस्ट पढ़े थे वर्णकीय लवक के कारण। दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। घरेलू छिपकली, अब देखिए घरेलू छिपकली की बात करते हैं। तो घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसमें एक ग्रंथि होती है जिसके कारण जो है वो अपने पैर को दीवार पर चिपका देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो लेमिली युक्त ग्रंथि होते हैं उसमें, लेमिली युक्त ग्रंथि इसमें पाया जाता है, किसमें, छिपकली में, घरेलू छिपकली में, जो कि दीवार पे, चिकनी दीवार पे चलता है। वह पक्षी जो अपने सूत्र से जो है बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर जो है कर लेता है, तो शुतुरमुर्ग है। सोचिए शुतुरमुर्ग जो है बहुत ही अच्छा है। शुतुरमुर्ग क्या होता है कि जब अपना बचाव करना रहता है, तो अपना बचाव जब करना होता है तो रेत के अंदर अपना जो है क्या करता है, सिर झुका लेता है। शुतुरमुर्ग में ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन आपको जो चिड़ियाघर में वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेत है नहीं, तो बेचारा मुड़ी झुकाएगा कहाँ, है ना। तो ये जरूर देखिएगा। तो मनुष्य, अब चलिए मनुष्य के अगर बात करें या मनुष्य की बात करते हैं, या मनुष्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।